हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हैं। तो जो भी बच्चे होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज की क्लास बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम आपके लिए चुनिंदा बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए। तो क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। क्लास में आप कॉपी पेन जरूर साथ में लेकर बैठेगा, क्योंकि आज की क्लास से आपको काफ़ी यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं जिन्हें आपको नोट करना है और एग्जाम के समय उनका रिवाइज करते रहना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितना नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्लास लाने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का यहाँ पर एग्जाम से पहले रिवाइज करा सके और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। बस आपको क्लास को अंत तक देखते चलना है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे अमीनो अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर देते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, गैर आवश्यक, आवश्यक, आंशिक या साधारण। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब तक कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का पता चल सका है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का पता चल सका है जो हमारे भोजन एवं शरीर में पाए जाते हैं। यानी कि 10 प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं वो हमारे भोजन और 10 हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इनमें से 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इनमें से 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। इन्हें भोजन द्वारा लेना आवश्यक होता है, क्योंकि इनके बिना शरीर की वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध हो जाती है। इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। इनकी कमी से शरीर की विकास रुक जाती है, यानी कि शरीर का विकास रुक जाता है, क्योंकि शरीर में ना तो नई कोशिकाओं का निर्माण ही हो पाता है और ना ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं तंतुओं की मरम्मत हो पाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपके 2 से 3 बन रहे हैं और जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो 20 प्रकार के होते हैं, 10 आवश्यक और 10 गैर आवश्यक। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है LDL, ऑप्शन 2 VLDL, ऑप्शन 3 HDL, ऑप्शन 4 काइलोमाइक्रोन। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि साधारणतः किस वसा को हानिकारक वसा कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से LDL वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वसा का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि वसा का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है। तो 2 आधारों पर किया गया है, प्राप्ति के आधार पर और संरचना के आधार पर। वहीं संरचना के आधार पर भी वसा को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। संयुक्त वसा को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका लाइपोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और सल्फोलिपिड। यही लाइपोप्रोटीन को भी 3 भागों में बांटा गया, जिसमें HDL, LDL और VLDL। HDL इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वही LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वही VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है। रुई के बीज का तेल, सूर्यमुखी, नारियल या सोयाबीन। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देना है। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर से रुई के बीज का तेल यहाँ पर वसा अम्ल का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति ग्राम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर किसके ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति होती है। वसा, ग्लाइकोजन, प्रोटीन या ग्लूकोज। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 और TGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन पहले हमारे यहाँ पर सही होगा, वसा के ऑक्सीडेशन से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति ग्राम में होती है, तो ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ICMR 2010 के अनुसार एक 10 वर्षीय लड़के के लिए विटामिन A की दैनिक प्रस्तावित मात्रा है। ऑप्शन पहला
350 माइक्रोग्राम रेटिनॉल, ऑप्शन 2 400 माइक्रोग्राम रेटिनॉल, ऑप्शन 3 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल, ऑप्शन 4 950 माइक्रोग्राम रेटिनॉल। यूजीसी नेट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देना है। यहाँ पर आपको बताना है कि ICMR 2010 के अनुसार एक 10 वर्षीय लड़के के लिए विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित मात्रा आपको यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ICMR 2010 के अनुसार एक 10 वर्षीय लड़के के लिए विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित मात्रा 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। प्राणिज भोज्य पदार्थों में केराटिनॉइड होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, फाइनोडर्मा आदि रोग हो जाते हैं। तो यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर विटामिन ए का रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया, और यहाँ से क्वेश्चन विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग भी कई बार पूछे गए हैं। तो इन्हें भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, किण्वन के दौरान निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाता है? ऑप्शन पहला विटामिन ए, ऑप्शन 2 विटामिन सी, ऑप्शन 3 विटामिन बी, ऑप्शन 4 लौह तत्व। जी यहाँ पर GIC प्रवक्ता एग्जाम 2012-13 और डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014-15 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर किण्वन के दौरान निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विटामिन बी समूह, ये सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्टियोपोरोसिस होनी आयु संबंधित परिवर्तन हो सकता है जो खालिस्तान के कारण होता है? ऑप्शन पहला बढ़ा हुआ कैल्शियम अवशोषण, ऑप्शन 2 घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन, ऑप्शन 3 बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन, और ऑप्शन 4 बढ़ा हुआ विटामिन सी ग्रहण। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आप बताइए अपना आंसर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होनी आयु संबंधित परिवर्तन हो सकता है जो घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन के कारण होता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, आयोडीन युक्त तेल 1 ml इंजेक्शन से बचाव हो सकता है 1 वर्ष तक, 3 से 5 वर्ष तक, 1 से 2 वर्ष तक, या सारा जीवन तक? TGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि आयोडीन युक्त तेल 1 ml इंजेक्शन के बचाव हो सकता है, यानी कि बचाव हो सकता है तो कितने वर्ष तक हो सकता है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, 1 वर्ष तक बचाव हो सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आयोडीन सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है जो थायराइड ग्रंथियों के कार्य को प्रभावित करता है। इसकी कमी से घेंगा जैसा रोग उत्पन्न हो जाता है तथा उचित शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः इन रोगों से बचाव हेतु भोजन में प्रतिदिन आयोडीन की आवश्यक मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए आयोडीन की दैनिक आदर्श मात्रा 150 माइक्रोग्राम, किशोर के लिए 120 माइक्रोग्राम तथा बच्चों के लिए 60 माइक्रोग्राम होती है। जबकि आयोडीन युक्त 1 ml तेल से वर्ष भर के लिए बचाव किया जा सकता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोडीन थायराइड ग्रंथियों के लिए को भी प्रभावित करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इससे घेंगा रोग होता है, ये भी पूछा गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी दैनिक मात्रा आपको यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति की आयोडीन मात्रा भी यहाँ पर बताई गई 150 ग्राम, किशोर के लिए 120 ग्राम और बच्चों के लिए 60 माइक्रोग्राम। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बनने तो इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? फास्फोरस, कैल्शियम, लौह या आयोडीन? UPLT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? तो बौद्धिक विकारता आयोडीन की कमी का लक्षण है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी में स्नान करना लाभदायक होता है? ऑप्शन पहला गुनगुने पानी से, ऑप्शन 2 बहुत गर्म पानी से, ऑप्शन 3 ठंडे पानी से, या ऑप्शन 4 बहुत ठंडे पानी से? PGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए पानी यानी कि कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है, ये आपको बताते चलना है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ठंडे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया गया, मेज मेज पर दी जाने वाली सेवा। ऑप्शन 2 अकेंद्रीकृत। ऑप्शन 3 स्वयं लेने की सेवा। या ऑप्शन 4 मिश्रित सेवा। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह के आहार वितरण किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर है, स्वयं लेने की सेवा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन और कारण यहाँ पर दिया गया है, तो आपको ध्यान से पढ़ते ही चलना है क्वेश्चन, तब अपना आंसर देना है। अभिकथन ए, दैनिक आहार में 4 से 5 फलों और सब्जियों को शामिल करना गैर संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। कारण इसका यहाँ पर दिया गया है, फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स प्रचुर मात्रा में होता है जो कोशिकाओं के ऑक्सीडेटिव दाब को कम करने में मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन 3 ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन 4 ए गलत है किंतु आर सही है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही है। अभिकथन और कारण दोनों ही यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं मूंगफली में, पनीर में, सेब में या दूध में। यूपीएलटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अल्फा टॉक्सिन मूंगफली में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। और हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14। दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में धनी होता है? ऑर्जिनिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन या सेरीन। यूपी पीएससी जीआईसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने कि दूध प्रोटीन किस आवश्यक अमीनो अम्ल में धनी होता है, ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही हो, लाइसिन। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दूध एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, तो आप इसे भी नोट करते ही चलेगा। इसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित रहते हैं। इसमें लाइसिन की प्रचुरता होती है। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है जिसमें वसा पायस के रूप में, कैसीन, कैल्शियम कैसिनेट के रूप में, शर्करा लैक्टोज के रूप में, यहाँ से भी पूछा गया है कि दूध में कौन सी यहाँ पर शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज पाई जाती है, के रूप में फास्फोप्रोटीन एवं अन्य पौष्टिक तत्व घुले रहते हैं। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपलब्ध रहते हैं, परंतु सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का अभाव रहता है। ये भी आप नोट करते चलेगा। यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों है? पहला ऑप्शन, वे अपने आपके दांतों को चमकता हुआ रखती है। ऑप्शन यहाँ पर 2 दिया गया है, वे सलाद में अच्छी दिखती है। ऑप्शन 3, उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं। ऑप्शन 3, इनमें से कोई नहीं। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक होती है, यानी कि हरी सब्जियां आवश्यक होती है। ये भी आप नोट करते चलेगा। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, खेलकूद पोषण किसी की खाली स्थान में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास है। एथलेटिक निष्पादन, मध्यम निष्पादन, मतिहीन निष्पादन, उक्त में से कोई नहीं। ये भी DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि खेल कूद पोषण किसी की में सुधार से संबंधित पोषण और भोजन का अध्ययन और अभ्यास है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर खेल कूद से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि खेल कूद, यहाँ पर आप ऑप्शन हमारा पहले यहाँ पर सही होगा, एथलेटिक निष्पादन। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, आहार तालिका के लिए आवश्यक है RDA, पेंसिल, कागज या फूड लिस्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि आहार तालिका के लिए क्या आवश्यक होगा।
तो आहार तालिका के लिए यहाँ पर आवश्यक होगा फूड लिस्ट। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय स्त्रियों के लिए आरडीएस उन संदर्भ स्त्रियों पर आधारित है जिसका, यहाँ पर पहला ऑप्शन है शारीरिक वजन 50 किलोग्राम और लंबाई 1.4 यहाँ पर 40 मीटर है। ऑप्शन यहाँ पर दूसरा दिया गया है शारीरिक वजन 55 किलोग्राम और लंबाई 1.61 मीटर है। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा दिया गया वजन शारीरिक वजन 52 किलोग्राम और लंबाई 1.37 मीटर है। ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया गया शारीरिक वजन 48 किलोग्राम और लंबाई 1.56 मीटर है। यूजीसी नेट एग्जाम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने की भारतीय स्त्रियों के लिए आरडीएस उन संदर्भ स्त्रियों पर आधारित है जिनका आपको बताने की वजन और लंबाई कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 55 किलोग्राम और 1.61 यहाँ पर मीटर होनी चाहिए। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है, शारीरिक वजन 55 किलोग्राम और लंबाई 1.61 मीटर होनी चाहिए। ये भी आप नोट करते चलेगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारतीय स्त्रियों के लिए आरडीएस उन संदर्भ स्त्रियों पर आधारित है जिनका वजन 55 किलोग्राम और लंबाई 1.61 मीटर है। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, शारीरिक मापदंड के परिप्रेक्ष्य में वयस्क भारतीय महिला के शरीर का वजन 55 किलोग्राम तथा ऊंचाई 1.61 मीटर होनी चाहिए। भारत में महिला पर पोषाहार की आवश्यकता तथा आवश्यक दैनिक पोषाहार जो आईसीएमआर पोषाहार सलाहकार संगठन द्वारा बनाया गया है, भारतीयों में अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए 1944 में परिभाषित करने की पहल की गई। तो ये पहल कब की गई थी? 1944 में की गई थी। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड की बताई गई उपयुक्त मात्रा है 300 mg, 400 mg, 100 mg या 500 mg। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताने की गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड की बताई गई उपयुक्त मात्रा कितनी है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, यहाँ पर 300 mg। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। फोलिक अम्ल मनुष्यों, जानवरों एवं पक्षियों में पोषणहीनता से उत्पन्न होने वाले रक्त अल्पता को ठीक करता है। यह सूक्ष्म जीवाणुओं में वृद्धि कारक की तरह काम करता है। गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड की यहाँ पर उचित मात्रा 150 से 300 माइक्रोग्राम रहना चाहिए। गर्भवती महिला एवं गर्भस्थ शिशु के उचित विकास के लिए उचित आहार के लिए दैनिक भोजन में हरी सब्जियों, फलों में संतरा, सेब, नारंगी, अंगूर, अमरूद आदि, दाल आदि देना चाहिए। तो ये भी आप नोट करते हुए चलिए। तो कितने होनी चाहिए? 150 से 300 माइक्रोग्राम। ये भी आप नोट करते हुए चलना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है? आमाशय में, आंत में, यकृत में या हृदय में? टीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है। तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण यकृत में होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर भी आपको अभिकथन और कारण यहाँ पर दिया गया है। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन ए, उच्च रक्तचाप हृदय रोग के लिए खतरे का कारक है। कारण यहाँ पर दिया गया उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 2, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन 3, आर गलत है वे यहाँ पर ए सही है, यहाँ पर ए गलत है। यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, ए गलत है और आर सही है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया गया है ए सही है और आर गलत है। ये आपको नोट करते चलना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, मेयोनेज में अंडे की भूमिका का उदाहरण है। पहला ऑप्शन पाइसीकारक अभिकर्ता का। ऑप्शन 2, क्लैरिफाइंग अभिकर्ता का। ऑप्शन 2, ग्लेजिंग अभिकर्ता का या थिकनिंग अभिकर्ता का। आपको यहाँ पर बताना है कि मेयोनेज में अंडे की भूमिका उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण होगा ये आपको बताते हुए चलना है। बताइए आपका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से मेयोनेज में अंडे की भूमिका का उदाहरण है पाइसीकारक अभिकर्ता का। तो यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। भूंजने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? ऑप्शन पहला, वाष्प द्वारा पकाने की विधि में। ऑप्शन 2, जल द्वारा पकाने की विधि में। ऑप्शन 3, चिकनाई द्वारा
पकाने की विधि में या वायु द्वारा पकाने की विधि में। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अपना आंसर देते चलना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो भूंजने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा, वायु द्वारा पकाने की विधि में। यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, उबालना जो पानी में डुबोकर खाना पकाने की एक विधि है, कितने तापमान पर होती है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस, या तीसरा ऑप्शन 1000 डिग्री सेल्सियस, या 4 ऑप्शन यहाँ पर सही है। आपको बताते चलो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, 0 डिग्री सेल्सियस। टीजीटी झारखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अपना आंसर अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़कर देना है। आपको बताना है कि उबालना जो पानी में डुबोकर खाना पकाने की एक विधि है, कितने तापमान पर होती है। तो आपको बताना है कि कितने तापमान पर होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उबालना जो पानी में डुबोकर खाना पकाने का एक विधि है जो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। उबालना गर्म जल से पकाने की विधि है। आलू, अरबी, शकरकंद तथा अन्य कड़ी यहाँ पर सब्जियां तथा मांस आदि के टुकड़ों को पानी में डालकर तेज आग पर तब तक पकाया जाता है जब तक कि वे नरम न हो जाए। खाद्यों में पानी में उबालने से उनके लवण और विटामिन पानी में घुल जाते हैं, इसलिए इस पानी को सूप आदि बनाने के लिए प्रयोग कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारा यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, विमितीय स्थिर वस्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन पहला, वस्त्र जो ना सिकुड़ता। ऑप्शन 2, वस्त्र जिसमें रेशा की सभी विशेषताएं होती है। ऑप्शन 3, वस्त्र जिसमें तथ्य प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और सहसंजकता अच्छी है, या उपरोक्त सभी। DSSB यहाँ पर PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से, वस्त्र जिसमें तथ्य प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और सहसंजकता अच्छी होती है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर वही विमितीय स्थिर वस्त्र होता है। यहाँ पर यानी कि विमितीय स्थिर वस्त्र को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, जल शुद्धिकरण के लिए रासायनिक विसंक्रमण विधि में खाली स्थान का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो किसका प्रयोग नहीं किया जाता। पहला ऑप्शन है लकड़ी का कोयला, दूसरा ऑप्शन चूना, ऑप्शन 3 फिटकरी, ऑप्शन 4 ब्लीचिंग पाउडर। यूपी PGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपना आंसर देते चलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो जल शुद्धिकरण के लिए रासायनिक विसंक्रमण की विधि में लकड़ी का कोयला का प्रयोग नहीं किया जाता। तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है और आपको कितने क्वेश्चन नए सीखने को मिले, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितना आपका यहाँ पर स्कोर रहा, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ताकि हमें ये पता लगे कि आपकी तैयारी किस तरह से यहाँ पर हो रही है, क्लास से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको ये भी बताते हुए चलना है और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन बच्चों तक भी जो यहाँ पर पेड कोर्स नहीं खरीद पाते और उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती, तो उन्हें भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध जल होता है। पहला ऑप्शन मीठा, गंधहीन तथा रंगहीन। ऑप्शन 2 स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन। ऑप्शन तीसरा खारा तथा गंधहीन। ऑप्शन 4 मीठा, गंधहीन तथा पारदर्शी। टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल कैसा होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से है, शुद्ध जल स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है। घी व तेल, गेहूं व मोटे अनाज, फल व सब्जियां या अंडे व मांस। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है। तो मुख्य खाद्य वर्ग इनमें से दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, गेहूँ और मोटे अनाज मुख्य खाद्य वर्ग है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। चीनी का जेली में कार्य है। पहला ऑप्शन बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, ऑप्शन 2 स्वादिष्ट बनाना, या ऑप्शन 3 रंग प्रदान करना, या ऑप्शन चौथा अतिरिक्त जल को जेली में बांध कर रखना। टीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना कि चीनी का जेली में कार्य है। तो क्या कार्य है चीनी का जेली में, ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चीनी का जेली में कार्य है बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना। ऑप्शन पहला हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, अंडे के छिलके के संरक्षण आवरण निम्न है। रेनिन, पेरिकार्प,
क्यूटिकल या एपिमाइसिन। यूजीसी नेट एग्जाम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने कि अंडे के छिलके के संरक्षण का आवरण निम्न में से क्या है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, क्यूटिकल। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अंडे के छिलके का संरक्षण आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का बाह्य आवरण, जिसे छिलका भी कहते हैं, ये काफी दृढ़, कड़ा, आर्द्र, पारदर्शक, सारंध्र एवं कठोर होता है। यह मुख्यतः क्यूटिकल का बना होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह अंडे के सभी भीतरी अंगों की सुरक्षा करता है तथा अंडे के जीव को विकसित करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडे के छिलके का संरक्षण आवरण कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, जोर के प्रभाव से श्वसन दर। पहला ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऑप्शन 2 बढ़ती है, ऑप्शन 3 घटती है, ऑप्शन 4 धीरे धीरे घटती है। पिछली 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि जोर के प्रभाव से श्वसन दर क्या होता है, आपको बताना है। तो जोर के प्रभाव से श्वसन दर बढ़ती है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। श्वसन दर सामान्यतः वह दर होती है जिस दर से व्यक्ति श्वसन करता है। श्वसन दर जोर, व्यायाम तथा अन्य शारीरिक श्रम के समय बढ़ जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। एक सामान्य व्यक्ति की श्वसन दर 15 से 18 प्रति मिनट होती है, यानी कि 15 से 18 बार। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जबकि जोर व कठिन परिश्रम के समय यह 15 से 20 गुना बढ़ सकती, यानी कि बढ़ जाती है। श्वास लेने के लिए प्रत्येक चक्र में लगभग 500 मिलीलीटर वायु का अंततः शोषण एवं निश्वसन होता है। वायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज अणु के 36 से 38 एटीपी अणु बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन यानी कि बिना ऑक्सीजन के श्वसन 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आप नोट करते चलेगा। और यहाँ पर ये भी क्वेश्चन सामान्य व्यक्ति में भी पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। कितनी, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार मनुष्य सांस लेता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो 15 से 18 बार, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम कौन से वर्ष में लागू हुआ था। 2000, 2006, 2008 या 2010। यूजीसी नेट एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने की खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर से 2006 में ये लागू हुआ था। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम यहाँ पर 2006 में लागू हुआ था, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। FSSAI, इसका पूर्ण रूप भी एग्जाम में पूछा गया है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो इसे भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, सरसों के तेल में मुख्य रूप से किसकी मिलावट की जाती है। लोह भराव, कीटनाशक, यूरिया या आर्जिमोन। जीआईसी 2017 और टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि सरसों के तेल में मुख्य रूप से किसकी मिलावट की जाती है। तो किसकी मिलावट की जाती है, ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर सही है, आर्जिमोन की मिलावट की जाती है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, अर्ध उबालने का मुख्य है। यहाँ पर आपको बताना है, पहला ऑप्शन दिया गया है पकाने के समय में वृद्धि लाना, ऑप्शन 2 चावल को सफ़ेद करना, ऑप्शन 3 पोषक तत्वों को बचाना, ऑप्शन 4 जिलेटिनाइजेशन में सहायक होना। यूजीसी नेट एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि अर्ध उबालने का यानी कि पार बॉइलिंग का मुख्य है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, अर्ध उबालने का मुख्य है यहाँ पर पोषक तत्वों को बचाना। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है। प्रेशर कुकिंग, बेकिंग, स्टूइंग या उबालना। आपको यहाँ पर बताना है कि वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है। टीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, वाष्प के दबाव से भोजन बनाना यहाँ पर कुकिंग विधि के अंतर्गत आता है। यहाँ पर प्रेशर कुकिंग यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्ण आयतन प्राप्त कर लेता है,
कहलाता है? प्रत्यास्थता, लचीलापन, प्रतिस्कंदता या तनाव सामर्थ्य। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, प्रतिस्कंदता। रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह अपना पुनः यानी कि पूर्ण आयतन प्राप्त कर लेता है, तो प्रतिस्कंदता कहलाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना आयतन प्राप्त कर लेता है, यह प्रक्रिया प्रतिस्कंदता कहलाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। रेशों में उपस्थित प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही वस्त्र में शीघ्रता से सिकन नहीं पड़ती। वस्त्रों को दैनिक प्रयोग के पश्चात टांगना, मोड़ना अथवा लपेटना पड़ता है, जिससे उसकी तह अक्सर मुड़ जाती है अथवा विकृत हो जाती है, परंतु फिर भी वे वस्त्र प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही अपनी पूर्वाकृति प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 50 क्वेश्चन में आपके यहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन रहे हैं। अगर आपने क्लास को ध्यान से यहाँ पर देखा है तो आप एग्जामिनर किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आप अपना आंसर आसानी से यहाँ पर दे पाओगे। बस आपको हमें अपना कीमती समय देते हुए चलना है और क्लास को अंत तक देखते हुए चलना है। और यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको लग रहे हैं उन्हें साथ साथ नोट करते भी आप चलिएगा। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। जलने के पश्चात लिनन के तंतु की राख का रंग होता है भूरा, लाल, काला या ग्रे। LT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि जलने के पश्चात लिनन के तंतु का राख रंग हो जाता है, तो राख का रंग कैसा हो जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, भूरा रंग हो जाता है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जलने के पश्चात लिनन के तंतु का राख का रंग भूरा होता है, तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पर भूरा हो जाता है। इसका रेशा लंबा, नुकीला, चिकना तथा चमकदार होता है। इसकी लंबाई 10 से 40 होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी चमक रेशम के समान होती है। ताप का अच्छा सुचालक होता है, जिसके कारण जलने पर कागज जैसी गंध उत्पन्न होती है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि किस रेशे को जलाने से कागज जैसी गंध उत्पन्न होती है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। इस पर कीड़े नहीं लगते परंतु फफूंदी लगती है। गीली अवस्था में इसकी मजबूती 20% बढ़ जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये भी आप नोट करते चलेगा। उत्तम श्रेणी के लिनन का रेशा नीले रंग के फूल से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए, तो इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। सूक्ष्मदर्शी परिरक्षण में यह तंतु चपटा बल खाए फीते के समान दिखाई देता है। नायलॉन, ऊन, रेशम या कपास। LT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देना है। यहाँ पर पूछा गया है कि सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तंतु चपटा और बलखाई फीते के समान दिखाई देता है, तो वह तंतु कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वह तंतु होगा कपास। कपास सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में ये चपटा और बलखाई फीते के समान दिखाई देता है। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में यह तंतु चपटा और बलखाई फीते के समान दिखाई देता है, उसे कपास कहा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसकी संरचना घुमावदार और चपटी होती है। इसका रंग सामान्यतः सफ़ेद होता है, परंतु कई बार H की उपस्थिति के कारण यह हल्का भूरा रंग का हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका व्यास भी 12 से 20 माइक्रोन होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें प्रत्यास्कंदता एवं प्रत्यास्थता का अभाव होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस तंतु में यहाँ पर प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता का अभाव होता है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। इसमें लचकशीलता न होने के कारण इसकी आकृति व आकार निश्चित होते हैं। ये भी आप नोट करते चलेगा। यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है। यहाँ पर आपको कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है ये आपको बताना है। ऊँट, भेड़, हिरन या बकरी। TGT 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ऊन प्राप्ति की, तो ऊँट से भी हमें ऊन प्राप्त होती है, यहाँ पर भेड़ से भी होती है और यहाँ पर बकरी से भी होती है। लेकिन यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो हिरन से हमें ऊँट प्राप्त नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बनते हैं। झोंका यानी कि ब्लॉक कताई से, नम जिसे हम वेट कताई कहते हैं, शुष्क जिसे ड्राई कताई कहते हैं, और गलन जिसे मेल्ट कताई कहते हैं। आपको बताना है कि नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बनते हैं, तो किससे बनते हैं ये आपको बताना है। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें
तो नायलॉन के कपड़े ये बनते हैं गलन यानी कि मेल्ट कताई से। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गलन यानी कि मेल्ट कताई से नायलॉन कपड़े के तंतु बनते हैं। नायलॉन का आविष्कार सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में डॉक्टर कैथार्स ने की थी। यह एक बहुलक रेशा है। यह पॉलीमाइड से बनता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं, तो इन्हें भी आप नोट करते हुए चलेगा। यहाँ पर इसका सर्वप्रथम आविष्कार यहाँ पर किया गया था 1938 में। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41। टेंटिंग है एक प्रकार की ब्रेडिंग, नीटिंग, फेल्टिंग, बुनाई। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि टेंटिंग है एक प्रकार की, तो क्या होगा ऑप्शन, ये आपको हमें बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा ब्रेडिंग। टेंटिंग एक प्रकार की है ब्रेडिंग, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। टेंटिंग सूत्रों द्वारा वस्त्र बनाने की एक विधि है जिसमें ब्रेडिंग विधि में सूत्रों को तिरछे या लंबवत स्थिति में आपस में गूंथ लिया जाता है। इसे जूतों की लेस भी बनाई जाती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है बुनाई। इस विधि में सूत्रों के दो या अधिक सेट एक दूसरे से सीधे कोणों पर गूंथे जाते हैं। वस्त्र निर्माण में सबसे अधिक इसी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नीटिंग आपस में गुथे हुए लूप की सहायता से एक या अधिक सूत्रों को तैयार किया जाता है। ये वस्त्र तैयार करने की अधिक शीघ्र विधि है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ब्रेडिंग विधि। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का आरंभ करना चाहिए प्राथमिक स्तर से, उच्च प्राथमिक स्तर से, पूर्व माध्यमिक स्तर से या प्राथमिक स्तर से। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का आरंभ करना चाहिए, तो कब से करना चाहिए ये आपको बताते चलना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का आरंभ प्रारंभिक स्तर से कर देना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ध्यान से देखते चलिए। ज्ञान, पारिवारिक संसाधन, मूल्य या योजना। आपको बताना है कि निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो निर्णय प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाले तत्व है उसमें ज्ञान भी आएगा, पारिवारिक संसाधन भी आएंगे और मूल्य भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर योजना निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है। ऑप्शन पहला व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ऑप्शन 2 निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ऑप्शन 3 चयन का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। ये भी डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। अपना आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है, तो यहाँ पर गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी होता है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत भी होता है और चयन का सिद्धांत भी होता है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। प्रबंध प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट सप्रयोजन निर्णय श्रृंखला अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है। ऑप्शन पहला दिया गया है नियोजन, ऑप्शन 2 मूल्यांकन, ऑप्शन 3 आयोजन करना, ऑप्शन 4 समन्वयन। यूजीसी नेट एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि प्रबंध प्रक्रिया का वह सोपान जिसमें विशिष्ट सप्रयोजन निर्णय श्रृंखला अनुक्रम अथवा प्रतिरूप का अनुकरण करती है, तो क्या कहलाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही नियोजन कहलाती है, तो ये होगा हमारा पहला ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। मूल्य बनते हैं। पहला ऑप्शन व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतर क्रिया से, या मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव से, या मानव विकल्प तथा समस्याओं का हल ढूंढने में, या उपरोक्त सभी। टीजी उत्तराखंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने के मूल्य बनते हैं, तो मूल्य किससे बनते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा, मूल्य बनते हैं इन सभी से, यानी कि व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतर क्रिया से भी मूल्य बनते हैं, मानव रुचि, इच्छा और अनुभव से, और मानवीय विकल्प और समस्याओं का हल ढूंढने में भी मूल्य बनते हैं। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। जिस कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह कर लगाया जाता है, तो कहलाता है प्रतिगामी कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर या प्रगतिशील कर। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि जिस कर का भार उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह कर लगाया जाता है, तो कहलाता है
तो कौन सा कर कहलाता है ये आपको बताना है। तो वह कर प्रत्यक्ष कर कहलाता है। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है। अर्थात प्रत्यक्ष कर के भार को दूसरे पर टालने की संभावना नहीं होती। उदाहरण आयकर, निगम कर, संपत्ति कर इत्यादि। वहीं अप्रत्यक्ष कर भी यहाँ पर दिया गया है। तो यह कर उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। यह कर हस्तांतरणीय कर है। प्रतिगामी कर, यह कर समान रूप से लागू किया जाता है जो उच्च आय अर्जित करने वालों की तुलना में निम्न आय अर्जित करने वाले की आय में बड़ा प्रतिशत लेता है। वहीं प्रगतिशील कर, यह कराधान की वह विधि है जिसमें कर योग्य राशि कम होने पर कर की दर कम होती है और कर योग्य राशि के बढ़ने की उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। तो ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। चाहे तो आपसे एग्जामिनर प्रत्यक्ष कर पूछे, अप्रत्यक्ष पूछे या प्रतिगामी या प्रगतिशील, तो आपको अपना आंसर आसानी से दे सकते हो अगर आपने यहाँ से अच्छे से इसे पढ़ लिया। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में, 1975 में, 1966 में या 1976 में। LT 2020 और PGT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलना है। आपको बताने की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यह 1986 में पारित हुआ था। पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों का अधिकतम संरक्षण करना, उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक मूल्य पर सामान देना, कम नापतोल, वारंटी कार्ड देना बाद भी सर्विस नहीं देना, यानी कि वारंटी कार्ड देने के बाद भी सर्विस नहीं देना तथा हर जगह पर ठगा जाना आदि समस्याओं के समाधान के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था। तो ये भी आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारिवारिक जीवन चक्र के अंतिम अवस्था है प्रारंभिक परिवार, संकुचित परिवार, विस्तृत परिवार या इनमें से कोई नहीं। PGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने की पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है, तो कौन सी अंतिम अवस्था होगी ये आपको बताना है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की जो अंतिम अवस्था है वह संकुचित परिवार। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य है, यह कथन किस विद्वान का है। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर कथन दिया गया है तो ये आपको बताना है कि यह कथन किस विद्वान का है। काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य है। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन RL सदरलैंड, ऑप्शन 2 JL वुडवर्ड, ऑप्शन 3 आर्गमन तथा निमकोफ या उपरोक्त में से कोई नहीं। PGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आर्गमन तथा निमकोफ का ये महत्वपूर्ण कथन है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य है, यह कथन आर्गमन तथा निमकोफ महोदय जी का है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आर्गमन महोदय ने परिवार के 6 प्रकार ये बताए हैं। तो इन्होंने कितने प्रकार यहाँ पर बताए हैं, 6 परिवार के 6 प्रकार ये बताए हैं, जिसमें आपका स्नेह संबंधी, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, सुरक्षात्मक, धार्मिक और शैक्षिक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं किंग्सले डेविस ने परिवार के 4 प्रकार ये बताए हैं। तो यहाँ पर प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक स्तरण और सामाजिकरण। अगर आपसे यहाँ पर आर्गमन महोदय के अनुसार पूछे तो आपके यहाँ पर इन्होंने 6 प्रकार ये बताए हैं परिवार के। वही अगर किंग्सले डेविस के यहाँ से आपसे पूछ ले एग्जामिनर तो इन्होंने 4 प्रकार ये बताए हैं। तो यहाँ पर आप नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।